का नियम जो है इसको जो हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कह सकते हैं हम अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम, और दूसरा हम कह सकते हैं अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो अवाष्पशील और वाष्पशील दोनों ही प्रकार के जो विलेय हैं, दोनों प्रकार के विलेय के विलयनों के लिए राउल्ट के नियम को लगाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो पहले हम ले रहे हैं अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए। इसका मतलब कि ऐसा हम विलयन ले रहे हैं जिसमें कि जो विलेय पदार्थ घुला है वो अवाष्पशील है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब उसकी वाष्प नहीं बनती है। ऐसे विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम को एक अपन सूत्र के रूप में भी लिखते हैं। विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब को हम P मान के चलना है, या P से इसको दर्शा रहे हैं, ठीक है, बराबर विलायक का वाष्प दाब PA समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज, यहाँ लिख लेते हैं विलायक का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को x से दर्शाते हैं और विलायक को a से दर्शा रहे हैं, इसलिए विलायक का मोल प्रभाज को हम दर्शाएंगे XA से। निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए उस विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, और विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। जरा इस बात पर ध्यान दें, पिछले टॉपिक में वाष्प दाब में हमने आपको बताया था कि अवाष्पशील विलेय वाला जो विलयन होता है उस विलयन का जब हम वाष्प दाब देखते हैं तो उसमें केवल विलायक की वाष्प बनती है, विलेय की वाष्प नहीं बनती। क्लियर? देखें आप, तो हमारा जो विलयन है वो अवाष्पशील विलेय वाला है, इस बात पर ध्यान देना है। विलयन कैसा है? अवाष्पशील विलेय वाला है, मतलब उसमें जो विलेय घुला हुआ है वो अवाष्पशील है, उसकी वाष्प नहीं बनती है, विलेय की वाष्प नहीं बनेगी, केवल विलायक की वाष्प बनेगी। ठीक है, तो जब यहाँ पर विलेय की वाष्प नहीं बनेगी, केवल विलायक की वाष्प बनेगी, तो उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा ना। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि उसमें विलेय की तो वाष्प बनती ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, और जो विलायक का वाष्प दाब है वो विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। परिभाषा एक बार और सुन लें। निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा देखें, आगे बढ़ाते हैं इसको। P, तो P बराबर क्या है? PA, और PA समानुपाती क्या है? XA। क्लियर? विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब, और विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मूल प्रभाज, दोनों बराबर है, तो हम केवल इसको लेकर चल सकते हैं। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है PA समानुपाती XA। ठीक है, अगर हम समानुपाती अलग करेंगे तो एक स्थिरांक से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? PA बराबर K इंटू XA। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। यहाँ पे एक स्थिरांक ले लिया, और K जो है वो एक समानुपातिक स्थिरांक है, ये स्थिरांक है। इस विलयन के लिए अगर हम इस शुद्ध विलायक के लिए लागू कर दें तो देखें, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए लागू करते हैं इसको। जब हम शुद्ध विलायक के लिए लागू करते हैं तो इस कंडीशन में हम PA को दर्शाएंगे P नॉट A से। ये PA यहाँ पर है, इस PA को हम दर्शाएंगे P नॉट A से। ये जो ऊपर नॉट है, जो बिंदी लगी हुई है,
ये दर्शाती है कि ये जो है विलायक का वाष्पदाब है, लेकिन शुद्ध अवस्था में है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लें, ये भी विलायक का वाष्पदाब है, ये भी विलायक का वाष्पदाब है, लेकिन ये विलयन के अंदर विलायक का वाष्पदाब है और ये शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्पदाब है। जब ये बिंदी लग गई तो समझ जाएं कि शुद्ध अवस्था में है विलायक का वाष्पदाब। तो हम शुद्ध विलायक के लिए लागू कर रहे हैं, इसलिए हम पीए को P0A से दर्शाएंगे शुद्ध अवस्था के लिए। और शुद्ध अवस्था के लिए विलायक का जो मूल प्रभाज है XA बराबर 1 होता है। शुद्ध विलायक के लिए विलायक का जो मूल प्रभाज है XA बराबर वो 1 होता है। ये दोनों मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 देखिए, पीए की जगह पे हमें क्या लेना है, P0A बराबर K इंटू XA, XA की जगह पर 1, तो क्या हो जाएगा, P0A बराबर K, P0A बराबर क्या हो गया। अब यहां लिख लेते हैं, देखिए यहां पर K का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो K का मान आ गया है, यहाँ पर K का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में लिख सकते हैं। K का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए K का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है वो देखें, PA बराबर K, और K का मान क्या आ रहा है, P0A, K बराबर है P0A इंटू XA, ये XA लिख देंगे, XA, ठीक है। यहाँ पर ये जो है हमारा फॉर्मूला निकल आया है। इसको चाहे तो हम समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। समीकरण नंबर 2, ये जो है राउल्ट का पहला भाग हो गया इसके नियम का, जो कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए था, हमने निकाल लिया है। हम इस समीकरण के अनुसार भी राउल्ट के इस नियम को परिभाषित कर सकते हैं। जरा यहाँ ध्यान दें, पीए क्या था हमारा, विलायक का वाष्पदाब था, और विलायक का वाष्पदाब किसके बराबर है, विलयन के वाष्पदाब के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये विलयन का वाष्पदाब है, क्योंकि विलयन और विलायक का बराबर है यहाँ पर, तो हम इसको विलयन का भी कह सकते हैं। तो अवाष्पशील विलेय वाले जो विलयन का वाष्पदाब है वो शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्पदाब और विलयन में विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? एक बार और रिपीट कर देते हैं इस परिभाषा को। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्पदाब और विलयन में विलायक के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो राउल्ट के नियम का दूसरा भाग वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए, पहला भाग था वो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए था, अब ये वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए है। मतलब राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके लिए देखें अपना, इसमें देखा गया है कि हम यहाँ पर जो विलेय है वो वाष्पशील या वोलेटाइल ले रहे हैं। विलायक तो पहले से ही वाष्पशील है, अब विलेय को भी वाष्पशील ले लिया, माने विलयन में जो दो घटक हैं विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वाष्पशील हैं। जब दोनों घटक वाष्पशील हैं तो अब दोनों घटकों की वाष्प बनेगी, और जो विलयन का कुल वाष्पदाब है वो दोनों घटकों के आंशिक वाष्पदाबों के योग के बराबर होगा। यहाँ पर आंशिक शब्द का यूज किया है, आंशिक मतलब पार्शियल। आंशिक का मतलब ये कि विलयन का जो कुल वाष्पदाब है वो दोनों घटकों के योग के बराबर है। तो दोनों घटकों के जो पृथक पृथक या अलग अलग वाष्पदाब हैं उनको आंशिक वाष्पदाब कहा गया है। मतलब विलेय का वाष्पदाब अलग, विलायक का वाष्पदाब अलग, दोनों को आंशिक वाष्पदाब कहा गया है, और दोनों का जब योग कर देंगे तो विलयन का कुल वाष्पदाब आ जाएगा। तो वाष्पशील विलेय वाला जो विलयन है या वाष्पशील द्रव वाले जो विलयन होते हैं, ऐसे विलयन में
निश्चित ताप पर ऐसे विलयन का जो कुल वाष्प दाब है उसके प्रत्येक घटक के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है, और प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और विलयन में उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये हुई परिभाषा। जरा देखें, राउल्ट के पहले नियम में हमने घटक ए का जो दाब निकाला था ये उसका आंशिक वाष्प दाब माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये विलायक का है। विलायक को हमने ए मान लिया है, तो विलायक का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब और विलयन में उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर है। तो ये घटक ए का हो गया, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। जब घटक ए का आंशिक वाष्प दाब ये है तो इसी के आधार पर हम घटक बी यानी विलय का आंशिक वाष्प दाब भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये घटक ए का आंशिक वाष्प दाब है, ये घटक बी का आंशिक वाष्प दाब, इसी के आधार पर लिख लिया। घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, घटक बी का आंशिक वाष्प दाब। क्लियर। और अब विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब का योग। इसका मतलब ये हुआ विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB। विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। इसमें हम पी ए और पी बी के मान भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू, पी ए का मान क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हो गया वाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम। जितने भी घटक होंगे प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उसका अगर हम योग कर दें तो विलयन का कुल वाष्प दाब आ जाएगा। देखें, राउल्ट का नियम जो है ग्राफ के द्वारा हम इसको और समझने कि ग्राफ इसका कैसा होता है। राउल्ट मूल प्रभाज और वाष्प दाब के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम ले रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा जो घटक ए है, विलयन में दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। एक को हम घटक ए मान रहे हैं, दूसरे को हम घटक बी मान रहे हैं। क्लियर। तो घटक ए जो है वो शुद्ध अवस्था में है इस पॉइंट पर। जब वो शुद्ध अवस्था में है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर उसका जो मूल प्रभाज है, मूल प्रभाज का मान एक्स ए बराबर 1 होगा। घटक ए शुद्ध अवस्था में है इसलिए उसके मूल प्रभाज का मान 1 होगा। अगर किसी को याद हो, मूल प्रभाज हम पहले पढ़ा चुके हैं। मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं, किसी को सूत्र मालूम है? जैसे घटक ए का मूल प्रभाज निकालना है, घटक ए का मूल प्रभाज, इसका मतलब ये हुआ कि घटक ए के मूलों की संख्या मतलब Na और बटे में घटक ए के मूलों की संख्या प्लस घटक बी के मूलों की संख्या। मूल प्रभाज यही होता है कि जिस घटक का मूल प्रभाज निकालना है उसके मूलों की संख्या यहाँ लेंगे और विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या यहाँ लेंगे। विलयन में दो घटक हैं ए और बी, तो दोनों के मूलों की संख्या का योग ये हो गया। और हम घटक ए का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं तो ए के मूलों की संख्या को ये ले लिया। अब चूंकि हमारा घटक यहाँ पर कैसा है, शुद्ध अवस्था में है। शुद्ध अवस्था का मतलब ये हुआ कि घटक ए में घटक बी नहीं मिला हुआ है। क्लियर। जब घटक बी नहीं मिला है तो इसका मतलब कि एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटक बी के मूलों की संख्या 0, क्योंकि घटक बी उसमें मिला ही नहीं है। अभी तो आप शुद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं, मतलब ए शुद्ध अवस्था में है। तो फिर एक्स से बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसमें बी नहीं मिला है, बी के मूलों की संख्या 0 हो जाएगी। तो एन ए अपॉन एन ए क्या आ जाएगा, एक्स ए बराबर 1। ये क्लियर हो गया कि जब हमारा घटक शुद्ध अवस्था में होता है तो उसका मूल प्रभाज का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ घटक ए शुद्ध अवस्था में है इसलिए उसका मूल प्रभाज का मान 1 है, और यहाँ पर घटक बी नहीं है इसलिए घटक बी का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा,
0। क्लियर। इस तरफ हम ले रहे हैं एक। अब देखिए यहाँ पर घटक ए हमारा जो है वो शुद्ध अवस्था में है, तो शुद्ध अवस्था में घटक ए का जो वाष्प दाब है, मान लीजिए कि वाष्प दाब ये है, यहाँ पर इतना है वाष्प दाब। तो शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब को कल हमने बताया तो दर्शाते हैं, ऊपर नॉट या बिंदी लगा देते हैं, पी नॉट, और घटक ए का है इसलिए ए। जब हम इस तरफ से इस तरफ चलेंगे, मतलब ये हुआ कि इस तरफ जब हम चलेंगे तो इसमें हम घटक ए को कम करते जाएंगे और उसी अनुपात में घटक बी को मिलाते जाएंगे या घटक बी की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरफ से इस तरफ जब जाएंगे तो घटक ए की मात्रा कम होती जाएगी, उसी अनुपात में घटक बी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो घटाते घटाते ए को यहाँ पहुँचते पहुँचते ए जो है वो हो जाएगा 0 और बी क्या हो जाएगा, बी, घटक बी का मूल प्रभाज हो जाएगा 1। इसका क्या मतलब हुआ, घटक बी का मूल प्रभाज 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर घटक बी जो है शुद्ध अवस्था में आ गया। शुद्ध अवस्था में जब होता है तभी तो x से मूल प्रभाज का मान 1 आता है। अब चाहे वो घटक ए हो चाहे घटक बी हो, तो हम जब इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं तो घटक ए की मात्रा को कम करते जा रहे हैं और उसी अनुपात में बी की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। तो घटक ए की मात्रा घटते 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 यहाँ जाके 0 हो जाएगी और घटक बी की मात्रा बढ़ते बढ़ते उसी अनुपात में यहाँ पे जाके शुद्ध मात्रा बची रहेगा। तो शुद्ध अवस्था में घटक बी का जो वाष्प दाब है, मान लीजिए वो ये है, इसको मान लिया पी नॉट बी। शुद्ध अवस्था में घटक बी का वाष्प दाब, ये शुद्ध अवस्था में घटक ए का वाष्प दाब हो गया। क्लियर हुआ। अब देखें, हमने बताया था कि जब हम इस तरफ चल रहे हैं तो हम घटक ए की मात्रा को घटा रहे हैं और उसी अनुपात में घटक बी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इस तरफ चलेंगे घटक ए की मात्रा कम होती जाएगी या घटक ए का मूल प्रभाज कम होता जाएगा, और जैसे जैसे घटक ए का मूल प्रभाज कम होगा उसी हिसाब से घटक ए का वाष्प दाब भी घटता जाएगा। जब वाष्प दाब घटेगा तो ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, इस तरह से, इस तरह से ये, और लास्ट में जाके यहाँ 0 पे टच हो जाएगा। और ये भी बताया था हमने, जब इस तरफ चल रहे हैं हम तो जैसे जैसे जितनी जितनी मात्रा हम घटक ए की को घटाते जा रहे हैं उसी अनुपात में घटक बी की मात्रा को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे घटक ए का वाष्प दाब वक्र नीचे की ओर आएगा वैसे वैसे घटक बी का वाष्प दाब वक्र ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि इसको जिस अनुपात में घटा रहे हैं उस अनुपात में इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो घटक बी का जो वाष्प दाब वक्र है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इसका वाष्प दाब बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये वाला जो वक्र है, ये वक्र जो है ये दर्शा रहा है किसको, घटक ए के वाष्प दाब को दर्शा रहा है। तो ये वाला वक्र दर्शा रहा है किसको, घटक बी के वाष्प दाब को दर्शा रहा है। तो विलयन में 2 घटक हैं ए और बी, ये दोनों आंशिक वाष्प दाब होगा। इन दोनों का अगर हम योग कर दें तो इस विलयन का कुल वाष्प दाब आ जाएगा। तो विलयन के कुल वाष्प दाब को दर्शाने वाला वक्र हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त हो जाएगा। ये वक्र बता रहा है घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, ये है घटक बी का आंशिक वाष्प दाब। दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो विलयन का कुल वाष्प दाब प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस तरह से ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम लाइन खींच दें तो ये जो वक्र आ रहा है ये विलयन का कुल वाष्प दाब वक्र है। मतलब ये दर्शा रहा है P बराबर PA प्लस PB को। ये हो गया राउल्ट के नियम का ग्राफ।